सुना है आजकल शर्मा जी का बिजनेस ऑनलाइन आ गया। दुनिया भर से उनके ऑर्डर्स आ रहे हैं, फ़ोन वोन भी आ जाते हैं। और सुना है उन्होंने आजकल बिजनेस ग्रो कर लिया है, अपना बड़ा अच्छा खासा पहचान बना लिया है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, इस समस्या का समाधान हमारे पास है। हम आपको देंगे A to Z पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड, जिसमें आप अपने बिजनेस को कैसे ऑनलाइन ले जा सकते हैं, जीरो से हीरो तक। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ संजीव एंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती है उनको फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आप एक गलती तो नहीं कर रहे हैं स्टार्टिंग करते वक्त। सबसे पहले हम जानेंगे अपने बिजनेस को अगर हम ऑनलाइन लेके जा रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए पहले फ़ायदे गिन लेते हैं, क्या हो सकता है, क्या मिलेगा हमें ऑनलाइन बिजनेस लेके जाने के बाद। तो जो आपका ब्रांड इमेज है वो बढ़ने वाला है, ठीक है। वो सब लोग जान पाएंगे कि हाँ भाई, आपकी दुकान है, आपका शॉप है, आपका कंपनी है या जो भी कंपनी है या जो भी चीज़ है, वो पड़ोस में अड़ोस में सारी चीज़ें, तो आपका नाम बढ़ने वाला है कुल मिला के, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप डिजिटली ऑनलाइन लेके जाते हैं अपने बिजनेस को, तो आपकी जितनी भी अवेलेबिलिटी है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो 24 घंटे अवेलेबल रहेगी इंटरनेट पर। कभी भी कोई भी उसे पढ़ सकता है, देख सकता है, आपके बारे में जान सकता है। और दूसरी बात, आपको कभी भी कॉल मिला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बेटर कस्टमर सपोर्ट। तो आपके पास कभी भी कोई भी चीज़ ख़राब होती है, कुछ भी होता है, तो इंस्टेंट आप उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जो पहले नहीं हुआ करता था। आप ऑनलाइन बिठा के लोगों को सपोर्ट के लिए रेडी रख सकते हैं, ताकि कोई भी चीज़, किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो आप सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। और कोरोना आया तो ऐसा वक्त आया, सबने दिखा दिया कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी चीज़ नहीं है। तो कोरोना के बाद लोगों ने अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाना शुरू कर दिया है। आपके पड़ोस वाले शर्मा जी ने भी कर ही दिया है, तो फिर आप कब करेंगे? ओके। दूसरी बात है, ऑनलाइन ले जाने में बहुत कम खर्च आता है। जितना कि आप ऑफलाइन जितना खर्च कर रहे हैं, उससे भी कम खर्चा आता है आपका ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन में फ़ायदा है और ज़्यादा ग्रोथ है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, बहुत कम खर्चे में आप ऑनलाइन जा सकते हैं। दूसरी बात है, आपके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, कौन सी चीज़ देखनी है, कौन सी चीज़ लोगों को दिखानी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे बंद करनी है, या कौन से यूज़र्स को आपको वो चीज़ दिखानी है, आप दिखा सकते हैं। आपके पास इंसाइट्स रहेंगे, मतलब डेटा रहेगा, माइक्रो डेटा रहेगा कि कितने लोगों ने कौन सी प्रोडक्ट को परचेज़ किया है, कहाँ से परचेज़ किया है, कौन से मोड से परचेज़ किया है, कौन से डिवाइस से परचेज़ किया है, उनकी ईमेल आईडी क्या है, उनका नाम क्या है, उनके फ़ोटो वगैरह जितनी चीज़ें वो सबमिट करेंगे, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ सबसे ज़्यादा बिक रहा है। और उस एरिया को टारगेट करके आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको उस अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं या वहाँ पे सेल कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप एक लोकल एरिया में बहुत अच्छा अपना नाम बना लेते हैं, तो अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपने डिजिटल ऑनलाइन प्रेजेंस के थ्रू आप ग्लोबली टारगेट कर सकते हैं, ग्लोबली अपनी चीज़ों को सेल आउट कर सकते हैं। तो नाम बड़ा किसको नहीं करना आज की तारीख में। तो अगर आपको अपना नाम और ऊंचा चाहिए और अपना नाम बनाना है दुनिया भर में, तो आप ज़रूर ऑनलाइन जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है कि आप ऑनलाइन को कितना ही एक्सटेंड कर सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के साथ जोड़ सकते हैं और अपना जो प्लेटफॉर्म है उसे एक्सटेंड करके ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब जब ऑनलाइन जा ही रहे हैं तो उसके पीछे खर्चा कैसा होगा। अगर हम बात करें अपने ऑफलाइन को लेके, तो ऑफलाइन में बहुत सारी चीज़ें रहती है, अपना शॉप मैनेजर बिठाना पड़ेगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे एक बंदा 2 या 3 मल्टीपल चीज़ें कर सकता है, जहाँ पे आपको कॉस्ट कटिंग हो जाएगी आपकी। 3 बंदे की जगह आप सिर्फ एक बंदा काम करेगा, तो वहाँ पे भी आपकी कॉस्ट बच जाएगी और आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपनी शॉप को मेंटेन कर सकते हैं, अपने काम को, अपने बिजनेस को ऑनलाइन चला सकते हैं किसी भी कोने से। ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे प्लेस पे, अपने जहाँ पे बिजनेस आपने रजिस्टर कराया है वहीं पे रहना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें होती है, ये फ़ायदे हैं कुछ ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के। तो गाइस, यहाँ पे तो फ़ायदे तो हमने गिन ही लिए हैं, पर अब प्रोसेस क्या होती है। हर चीज़ को करने का एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहा शुरू कर दिया, नहीं। सबसे मेन स्टेप जो आता है, जो कि आपको ऑनलाइन लेके जाने से पहले करना पड़ता है। हम कभी भी इन जनरल कोई चीज़ करते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं,
तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, रिसर्च करना पड़ेगा। अब रिसर्च में क्या होता है वो भी हम इन डेप्थ बात करेंगे। इसके बाद आती है स्ट्रेटजीज और प्लानिंग। आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी रिसर्च के बाद, कैसे आप अपनी चीज़ों को प्लान करेंगे, कैसे रिसर्च कैसे अपनी चीज़ों को बाहर निकालेंगे, बाहर दिखाएंगे कस्टमर्स को, ताकि अट्रैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे। तो क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी आपको बनानी पड़ेंगी। दूसरी बात, जब हम लोगों ने स्ट्रेटजीज़ बना ली, रिसर्च कर ली, तो अब क्या करेंगे? अब तो इम्प्लीमेंट ही करेंगे। तो क्या जो अगला स्टेप है वो है इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद आता है टेस्टिंग, इम्प्रूवमेंट और फीडबैक। और सारी चीज़ों को लेके हम फिर एक बार इम्प्रूवमेंट करेंगे उनमें, और फिर ये जो प्रोसेस है उसको रिपीट करेंगे, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो सुधरे और अच्छा हो और ज़्यादा लोगों तक उसे आप बेच पाओ, ओके, सेल कर पाओ। मेन फोकस क्या होना चाहिए? सेलिंग पर। सेलिंग कैसे होनी चाहिए वो भी हम आगे वाले स्टेप्स में बात करेंगे। सो रिसर्च, जैसे कि हमने बात की रिसर्च, तो सब लोगों को लगता है क्या ही रिसर्च करनी है यार, एक ही तो पॉइंट है, रिसर्च ढूंढ लेंगे क्या है। नहीं, तो रिसर्च देखो, जितनी अच्छी आप रिसर्च करोगे उतना ही अच्छा आपका प्रोडक्ट होगा, क्योंकि जितनी अच्छी आप खोजबीन करोगे, जितने अच्छे से आप अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने लेके जाओगे, मार्केट में रिसर्च करोगे क्या नीड है, क्या चीज़ है, तो आपका प्रोडक्ट उतना ही अच्छा बनेगा और उतनी ही ज़्यादा आपको सेल मिलेगी। तो रिसर्च में क्या क्या चीज़ें आती है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले अपने बिजनेस के बारे में आपको डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी कि आपका बिजनेस है क्यों, किस तरीके से, आपका कस्टमर बेस क्या है, आपके बिजनेस में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है। तो वो आपको पता है कि आपका बिजनेस कैसा होने वाला है, आपका बिजनेस कौन से लोगों को टारगेट करता है और क्या पोटेंशियल ऑडियंस है आपके बिजनेस की। दूसरी बात, आपके कस्टमर के बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि आपका कस्टमर कैसा है, आपका जो एंड कस्टमर बैठा है वो कैसा है, क्या वो ज़्यादा पैसा खर्च कर सकता है, क्या वो बहुत कम पैसा खर्च कर रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा, या आपका जो भी आप सेल करना चाहते हैं वो डिज़ाइन करना पड़ेगा। दूसरी बात है कॉस्ट। अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो आपका बहुत सारा एक्सपेंस बच रहा है, तो आप यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। तो कॉस्ट कटिंग कैसे होगी, क्या चीज़ें हैं कॉस्ट कटिंग करने में, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे आगे। कॉस्ट कटिंग क्या क्या, कैसे आप स्मार्टली कॉस्ट कटिंग करके ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च कैसे करें? तो मार्केट रिसर्च देखो, जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, या फिर जितने भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, उनको जाके आप रिसर्च करो एक बार, उनमें देखो कि क्या क्या चीज़ें वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सी प्राइसिंग पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और किस तरीके से उनका डिलीवरी का तरीका है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उन चीज़ों को आप कैसे अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं और उन्हें कैसे इंप्रूव करके आप सेल आउट कर सकते हैं, ताकि एक आपको एडवांटेज मिले उन पुराने प्रोडक्ट से जो भी अभी मार्केट में चल रहे हैं। अगर उनसे ऊपर निकलना है तो उनसे क्वालिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी, प्राइसिंग का बहुत मेन फोकस ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। और जो बेसिक 4 क्वेश्चंस होते हैं रिसर्च में या फिर किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले, वो है कि क्यों, कैसे, कब, कहाँ। ये सारे क्वेश्चंस के अगर आपके दिमाग में जवाब है कि हाँ मैं ये चीज़ें इस तरीके से कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, तो यस, आपका जो रिसर्च का पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे रिसर्च ख़त्म, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं स्ट्रेटजीज़ पे। तो हमें कैसे स्ट्रेटजीज़ बनानी है अपने बिजनेस को लेके, ऑनलाइन बिजनेस को हम जब ऑनलाइन लेके जा रहे हैं अपने बिजनेस को, तो क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए। तो देखो, स्ट्रेटजीज़ ऐसी हो कि आपके पास कस्टमर वापस रिपीट आए, ओके। आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी में दम होना चाहिए कि कस्टमर जो है वो आपके पास वापस आए, ओके। देखो, स्ट्रेटजी बनाते हुए बिजनेस हम जब स्टार्ट करते हैं तो सब लोग चाहते हैं कि और जल्दी से जल्दी पैसा बने, पर ये जो अप्रोच है वो गलत है। जल्दी पैसा बनाने वाली मेन चीज़ जो यहाँ ध्यान रखने वाली, स्ट्रेटजीज़ में जो ध्यान रखने वाला, वो है कि आपको कस्टमर के साथ कम प्रॉफिट कमाना है। स्टार्टिंग में बहुत कम प्रॉफिट कमाओ, पर आप कस्टमर्स कमा लो। अगर आपने एक बार कस्टमर्स को कमा लिया, कस्टमर्स का भरोसा जीत लिया, ट्रस्ट बना लिया उनके ऊपर, तो फिर आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी बात है, जब एक कस्टमर आपके साथ अटैच होता है, आपसे कोई चीज़ परचेज करता है कस्टमर, तो वो दूसरे लोगों को जाके बताता है, और जब वो आपकी खुद एक मार्केटिंग करता है, तो अगर ऐसे कस्टमर्स के साथ आप कनेक्शन बनाओ, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करो ताकि वो खुद आपकी मार्केटिंग करे, तो आपको मार्केटिंग कॉस्ट भी बच जाएगी और आपका जो सेल्स है वो बढ़ेगी इस चीज़ से। क्योंकि लोग एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा करके दूसरे प्रोडक्ट ले लेते हैं। आज अगर मेरे पड़ोसी ने मुझे कुछ बोला कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है या ये चीज़ अच्छी है, तो मैं उसे ज़रूर परचेज़ करूँगा क्योंकि उसने बोला है, तो एक बार शायद बनता ही है। या फिर कभी भी मैं उस प्रोडक्ट के बारे में सोचूंगा या ऐसी कोई चीज़ लेने जाऊँगा
तो उस प्रोडक्ट को ज़रूर मैं एक बार अपने दिमाग में रखूँगा कि हाँ, उसने कुछ ऐसा बोला था एंड मैं उस चीज़ को परचेज़ कर सकता। स्ट्रेटजीज़ का नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिज़नेस, तो सबसे पहले हमें एक छोटे लेवल से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो आप पहले लोकली अपने जो मार्केट है उसको ग्रैब करें। अगर एक बार आपने लोकल मार्केट ग्रैब कर लिया, उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ सकते हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ या नेशनल इंटरनेशनल मार्केट की तरफ। अगर सबसे पहले आप नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट की तरफ बढ़ेंगे और आपके पास अगर उस तरीके का कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में सबसे मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है कि आप स्टार्ट लोकली करो। तो लोकल स्टार्ट करने के लिए क्या क्या टूल्स होंगे उस पर हम लोग बात करते हैं। तो लोकली स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे लोकल एसईओ, आपको सबसे पहले लोकल एसईओ शुरू करना पड़ेगा, जो कि गूगल मैप्स होते हैं, अलग अलग गूगल बिंग प्लेसेस हैं, और भी ऐसे मैप्स हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली फेसबुक में भी आप लिस्टिंग कर सकते हैं, ताकि अगर कोई आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बारे में सर्च करे, आपसे रिलेटेड कोई ऐसी क्वेरी सर्च करे सर्च इंजन्स फेसबुक वगैरह पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन, तो आप वहाँ देखो, आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि आप कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस, आपकी कोई भी ऐसी चीज़ दिख जाए ताकि शायद कस्टमर क्लिक कर ले, प्रोबेबिलिटी बनती है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, जब आपने लोकली शुरू कर दिया, अब आप कस्टमर सेंट्रिक एड्स चला सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं, और इंस्टाग्राम, फेसबुक या गूगल एड्स के थ्रू आप कस्टमर्स को इंगेज कर सकते हैं। कस्टमर्स के थ्रू, कस्टमर्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं। बड़ी कुछ पैसा देना पड़ेगा, ये थोड़ा सा पेड मेथड है। यहाँ पे आपको पैसा देके कैंपेन्स वगैरह चला के आप कस्टमर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत बड़े कस्टमर के साथ, या फिर एक लोकल लेवल पे आप अगर कैंपेन चलाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कंटेंट क्रिएशन। अब अगर आप अच्छा सा आपका बिजनेस है तो आप कंटेंट क्रिएट करके भी लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि जोमेटो देखा है आपने, जोमेटो कैसे अपने क्रिएटिवली एड्स बनाता है। अमूल के एड्स देखें, अमूल और जोमेटो कैसे अपने प्रोडक्ट को हमेशा पिच कर देते हैं किसी भी स्पेसिफिक चीज़ में, या कोई भी ऐसा कोई इवेंट हो जाता है तो वहाँ पे अपनी चीज़ों को वो लोग अटैच कर देते हैं और वहाँ से कंटेंट बना लेते हैं, लोग उन्हें इन्जॉय भी करते हैं। तो अगर आप ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जहाँ लोग इन्जॉय करें और आपके कंटेंट के साथ कनेक्ट हो जाएं, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप वहाँ से भी अपने कस्टमर्स, अपने फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप उन्हें कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकें या वो आपके लिए और कस्टमर्स जनरेट कर सकें। स्ट्रेटजीज़ बनाते हुए एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, आपको थोड़ा सा यूनिक रहना है और ऐसी कोई चीज़ करनी है जिससे आप नोटिसेबल हो। तो अगर आप कोई बहुत यूनिकनेस लेके आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट में या अपने ब्रांडिंग मार्केटिंग में, बहुत कोई यूनिक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको लोग नोटिस करेंगे आपके, और आपके ब्रांड को ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि आपने कुछ यूनिक किया है मार्केट से। और जो मेन और जो लास्ट पॉइंट है स्ट्रेटजीज़ बनाने वक्त, वो ये है कि आपको प्राइसिंग बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर आप अपनी प्राइसिंग को कम रखते हैं, स्टार्टिंग में कुछ कस्टमर्स, आपने कम प्रॉफिट कमाया पर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास आ गए, तो आप उस प्राइसिंग को ज़रूर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो प्राइसिंग का मेन खेल है यहाँ पे। अगर ऑनलाइन मार्केट में हो आप, तो आपको प्राइसिंग तो कम रखनी ही पड़ेगी, और या फिर आप बहुत अच्छी प्राइसिंग रख सकते हैं जहाँ स्मार्टली आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बेच सकते हैं। तो इस प्राइसिंग के बारे में, स्मार्टली कैसे प्रोडक्ट की प्राइसिंग रख सकते हैं ताकि कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो, इस पे भी हम लोग बाद में बात करेंगे इस चैनल पे। तो ज़रूर कनेक्ट रहिए हमारे साथ ताकि हम इस चीज़ पे बात कर सकें आगे। अगला स्टेप जो आता है वो अपना अगला स्टेप है कि अब हम डिजिटली जा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी, मतलब कि आपका ब्रांड का क्या नाम है, कैसे रहेगा, कैसे दिखेगा, वो चीज़ ज़रूरी है। तो आपका ब्रांड नेम आपने क्या रखा है, क्या सोचा है, उसे ज़रूर पहले रजिस्टर करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑथेंटिक सोर्स हो जाएगा आपके पास एक लीगल एंटिटी हो जाएगी, ताकि आप किसी को भी शो कर सकते हैं कि हम एक लीगल कंपनी है या एक लीगल एंटिटी है। ओके, और जब आपने ब्रांड नेम सोच लिया है तो सबसे पहली चीज़ आती है भैया लोगो। तो आपका लोगो होना चाहिए, उसकी टैगलाइन, अगर आप एक टैगलाइन अच्छे से सोच सकते हैं या आप किसी की भी हेल्प से टैगलाइन को यूज़ कर सकते हैं, तो एक टैगलाइन ज़रूर आप बना लीजिए। ओके, और सोशल मीडिया पे आपको काम करना ही पड़ेगा, तो सोशल मीडिया हैंडल्स भी ज़रूर बनाने पड़ेंगे आपको। सोशल मीडिया हैंडल्स पे क्या क्या चीज़ें बनाते हो, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके काम करना पड़ेगा सोशल मीडिया पे। तो देखो, सबसे पहली चीज़, जब हम सोशल मीडिया बना रहे हैं तो
एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपके जितने भी यूज़र नेम्स हैं, जैसे आपका इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का, लिंक्डइन का, या और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन है, उनका यूज़र नेम सेम हो। बहुत कोशिश यही करना कि सेम यूज़र नेम ले, ताकि जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, विजिटर्स हैं, वो एक सेम यूज़र नेम से आपको पहचान पाए, आइडेंटिफाई कर पाए कि ये जेन्युइन ब्रांड है और ये थ्रू आउट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेम नेम से अवेलेबल है। तो वहाँ पे यूज़र्स को कन्फ्यूज़न नहीं होगी और ट्रस्ट जो है वो बना रहेगा। नहीं तो यूज़र्स बहुत अलग अलग नेम से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कोशिश यही करें कि ऐसा यूज़र नेम ले जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, एंड यहाँ पे आपको आराम से मिल सकता है और लोग आप आराम से रीच कर सकते हैं लोग आपको उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे थ्रू द सेम यूज़र नेम। ओके, और बेसिकली अब जब हमने ये सारी चीज़ें कर ही लिए, लोगो, ब्रांड आइडेंटिटी, सोशल मीडिया हैंडल्स बना लिए, तो कुछ दिनों तक पोस्ट करने के लिए आपके पास कुछ कंटेंट होना चाहिए जो कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करें आप। तो बेसिक कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट आप रेडी रख सकते हैं आने वाले 15-20 दिन तक के लिए, जहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। आप रोज़ अगर उन्हें पोस्ट करते हैं तो लोगों को पता भी चलेगा कि हाँ, ये कोई नया अकाउंट बनाया है और ये थोड़ा सा एक्टिव है इन चीज़ों को लेके, या इन्होंने नया बिजनेस शुरू कर दिया है। अगर आप अकाउंट बना के रह जाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रोज़ नए अकाउंट्स बनते हैं। वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। ओके, जब आप डिजिटली जा ही रहे हैं, सारी चीज़ें कर ही रहे हैं, तो ध्यान रहे कि आप जितने भी पॉपुलर सोर्सेज हैं वहाँ पे अवेलेबल रहें, ताकि कस्टमर्स आपको किसी भी तरीके से रीच कर सके। जैसे कि अगर आप लोकली लिस्टिंग कर रहे हैं तो गूगल मैप्स पे ज़रूर लिस्टिंग करिए। आप अगर जस्ट डायल वगैरह चलाते हैं तो जस्ट डायल पे ज़रूर लिस्टिंग कीजिए फ्री में। और जितनी भी जो भी सोर्सेज हैं उन पे भी हम लोग बात करेंगे, तो उन चीज़ों पे आप लिस्टिंग कर सकते हैं, ताकि अगर आपको ढूंढने कहीं पे भी, देखो इंटरनेट बहुत बड़ा है, लोग आपको कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गूगल पे जाके ढूंढेंगे या फेसबुक पे जाके ढूंढेंगे। तो आप जितने अच्छे और रिलायबल सोर्सेज पे अवेलेबल रहेंगे, वहाँ से आपको चांसेस बनते हैं कि लोग आपको ज़रूर रीच आउट करें या फिर आपके कस्टमर्स बन जाए डायरेक्टली। जब आप सोशल मीडिया चला ही रहे हैं तो उस कंटेंट को कैसे पोस्ट करना है वो भी एक बहुत बड़ी मेजर बात है। तो कंटेंट को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे पोस्ट करना है। तो गाइज, सबसे पहले जब हम कंटेंट बनाते हैं तो कंटेंट को आप एक शेड्यूल के अंदर बनाएं कि 2 दिन के अंदर मुझे कुछ कंटेंट पोस्ट करना है, या 3 दिन के अंदर पोस्ट करना है, 4 दिन के अंदर पोस्ट करना है, हफ्ते के अंदर मुझे कितना कंटेंट डालना है, या टोटल मंथ के अंदर मुझे कितना कंटेंट डालना है, वो आपको पहले से डिसाइड करके रखना पड़ेगा। कंटेंट डिज़ाइन करते समय एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो है कि आपका कंटेंट बहुत स्मार्टली प्लेस्ड हो, बहुत क्लियर मैसेज देता हो, ताकि विजिटर समझ पाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत मीनिंगफुल हो, आपके ग्राफिक्स बहुत प्रीमियम लगे, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, ये बहुत कोई अच्छी चीज़ डिलीवर कर रहे हैं। क्योंकि जितना प्रीमियमनेस आप अपने ग्राफिक्स में रखोगे, लोग उतने ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे, क्योंकि लोग जो देखते हैं वो वहाँ से ही लोग अपना डिसीजन बनाना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ कैसी है, क्या है। तो आपको ग्राफिक्स अपने प्रीमियम रखने हैं। अगर आपके पास ग्राफिक्स की कोई टीम नहीं है, या फिर आप ग्राफिक्स में थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है आपको, लोगोज, इन सब चीज़ों में, तो हम लोग हैं आपके लिए। इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे एक बार, या फिर आप व्हाट्सएप पे हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपको रिप्लाई दे सकें। ओके, अब दूसरी बात आती है, जब हम लोग सोशल मीडिया पे हैं ही, तो सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है कि एक जगह सेम चीज़ चलती है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चीज़ चलती है। जैसे हम लोग बात करें व्हाट्सअप की, तो व्हाट्सअप पे स्टेटस डाल सकते हैं आप लोग और मैसेजेस कर सकते हैं। पर अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पे आप फोटोज़ पोस्ट कर सकते हैं, रील्स पोस्ट कर सकते हैं और स्टोरीज़ वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। उनके अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उनके अलग फीचर्स होते हैं, कहाँ से किस साइज़ की पोस्ट आती है, किस साइज़ की ग्राफिक्स आती है, उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो आप इस चैनल पे ज़रूर बने रहें। ओके, एक और मेन चीज़, अगर आप कंटेंट बना रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखने वाली वो है कि आप वीडियोस को मिस ना करें। अगर आप वीडियोस बना रहे हैं तो वीडियोस से क्या होता है कि इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लोग रुक के वीडियोस देख के जाते हैं। पर इमेजेस होती है तो वो लोग स्क्रॉल कर देते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो स्क्रॉल करते हैं। पर वीडियोस देखने में और वीडियोस का इंटरेक्शन टाइम ज़्यादा होता है, तो वीडियोस से कन्वर्जन ज़्यादा आती है। तो आप कोशिश करें कि आप कुछ ऐसे इंटरेक्टिव वीडियोज़ बनाएं, रील्स बनाएं, तो आप विजिटर्स को ग्रैब कर पाएंगे स्टार्टिंग के फेज़ में। ओके, अगर आप एड्स चला रहे हैं और एड्स चला दिया आपने, आपके विजिटर्स आए हैं इतने टाइम बाद, तो अगर हम ट्रेडिशनली मार्केट की बात करें तो हम लोग पहले उन्हें बुला नहीं सकते थे जब तक आपके पास कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। पर यहाँ पे आप उन्हें वापस बुला सकते हैं।
तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की डिजिटल मार्केटिंग की एक जादुई तकनीक है, जहाँ पे आप सारे अपने जितने भी विजिटर्स हैं उनको वापस बुला सकते हैं, बुलावा दे सकते हैं कि भैया हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है या हमने आज ये चीज़ लॉन्च की है, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं रीमार्केटिंग, जहाँ पे अपने कस्टमर्स को आप वापस रीमार्केट कर सकते हैं अपनी चीज़ें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, गूगल के थ्रू। अगर आपके पास एक बार वो विजिटर आपकी वेबसाइट में या आपके सोशल मीडिया पे आया है तो आप उससे वापस ऐड दिखा सकते हैं। ओके, एक और चीज़, जब हम लोग डिजिटली जा रहे होते हैं तो हमें मदद लगती है लोगों की, जहाँ पे अच्छा सोर्स चाहिए होता है हमें, तो हम इन्फ्लुएंसर्स को रीच कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे लोग जो कि आपकी निश में बहुत अच्छे हैं, आपकी निश से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते हैं और उनके पास अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो आप वहाँ से आप लोग उनसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं, कोलैब कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को उनसे आप कह के बेच सकते हैं, या फिर उनको आप बोल सकते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, आप इनका प्रमोशन कर सकते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि लोग आपका प्रोडक्ट ज़रूर बाई करेंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स पे लोग भरोसा करते हैं, रोज़ उनको दिन रात उनको देखते हैं और एज ए फैमिली उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपको चांसेस हैं ज़्यादा सेल्स आने का, क्योंकि ह्यूमन किसी चीज़ को बता रहा है, और जब ह्यूमन बताता है तो लोग भरोसा कर लेते हैं, और वो तो एक इन्फ्लुएंसर है तो भरोसा तो करेंगे ही। तो गाइस, ये सारी चीज़ें होने के बाद अब जो मेजर चीज़ समझ में आती है वो ये है कि हमने सोशल मीडिया कर लिया, हमने सारी ब्रांड आइडेंटिटीज वगैरह बना ली, पर अभी तक वेबसाइट नहीं बनाई, और वेबसाइट बनाना ज़रूरी है। अगर आप डिजिटल जा रहे हैं तो वेबसाइट बनाना ज़रूरी है। तो गाइस, यस, वेबसाइट बनाना ज़रूरी है। वेबसाइट ऐसी चीज़ है जो किसी के अंडर कंट्रोल नहीं है, आप उसे पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। और किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये लोग आपको, अगर आप वहाँ पे सेल करते हैं कोई चीज़, तो आपको बाउंड करते हैं स्पेसिफिक चीज़ करने के लिए। तो आप अपनी खुद की वेबसाइट से बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं, खुद की वेबसाइट से बहुत सारा इंसाइट, बहुत सारा कंट्रोल पा सकते हैं एक तरीके से। ओके, तो वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होती है, वेबसाइट कैसे बनती है। तो सबसे पहले वेबसाइट में दो चीज़ें होती है। वेबसाइट में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होता है आपका डोमेन नेम। आपके ब्रांड का नेम और डोमेन नेम दोनों बहुत सेम चीज़ है। डोमेन नेम में आप .com, .in ऐसी चीज़ें लगा के आप उसको वेबसाइट को ऑनलाइन कर सकते हैं, और किसी को भी बोल सकते हैं कि भैया मेरा एक डोमेन नेम है, आप ओपन करके देख लीजिए। आप या फिर कोई भी ओपन करेगा तो आपका जो डोमेन नेम है वो सबको शो होगा। दूसरी बात, आपका जो वेबसाइट है वहाँ पे ब्रांड का लोगो होगा, आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे डिफाइंड होगी, और रात में या दिन में कभी भी कोई भी बंदा 24 घंटे में से अगर आपकी वेबसाइट ओपन करता है तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है, जैसे जो कि ब्रोशर्स के फॉर्म में हो सकती है, पॉपअप के फॉर्म में हो सकती है, आपके मोशन ग्राफिक्स हो सकते हैं, वहाँ पे आपके वीडियोस हो सकते हैं, आपके लैंडिंग पेजेस में प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। और जब आप वेबसाइट बना ही रहे हैं तो वहाँ पे सोर्स लाना भी ज़रूरी है। तो वहाँ पे तो कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा सोर्स है ब्लॉग्स का। आप ब्लॉग्स लिख के कंटेंट बहुत अच्छा वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, लोगों को ज़्यादातर अपने कंटेंट से बुला सकते हैं, कंटेंट से अट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसा होता है, तो वहाँ पे एक और चीज़ आती है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे आप सर्च इंजन्स के थ्रू अपनी रैंकिंग्स को बढ़ा सकते हैं, सर्च इंजन पे अपनी रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं। और ऑर्गेनिकली, जहाँ पे आपको बिना पैसा लगाए आपकी जो चीज़ें वो रैंक हो जाएगी सर्च इंजन पे, और आप वहाँ से अपनी सेलिंग्स या प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है ब्लॉग्स का और SEO का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये क्या होती है, ये कैसे करते हैं, ये फ्री है कि पेड है? तो गाइस, ये तो है फ्री, एंड इसको करने का क्या तरीका है, क्या कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो ये एक वीडियो था जहाँ पे आप फ्री में अपने बिजनेस को कैसे ऑनलाइन ले जा सकते हैं। ये बहुत सारे एक ओवरव्यू पॉइंट्स थे, और हम आने वाले वीडियोस में इनमें इन डेप्थ बात करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हम इन डेप्थ कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे समझना है उन चीज़ों को, ताकि अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकें। तो आने वाले वीडियोज़ में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना है, और आपको अपडेट रखेंगी इस डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल मीडियाज़ में कैसे आप चीज़ों पे कंट्रोल ला सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और शर्मा जी से आगे तो निकलना ही है ना, तो शेयर तो कर दो।